स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्याकुल क्लासेस विथ रोशन सर में। चलिए, ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है वर्ग 10वां के लिए, जिसका नाम है मानव नेत्र। तीसरा वीडियो ये है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पार्ट 3। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने दृष्टि दोष की बात की थी। चलिए आइए हम दृष्टि दोष के जितने प्रकार होते हैं बारी बारी से सबका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में टोटल समझा दिया गया है। चलिए आइए, सबसे पहला दृष्टि दोष जो होता है वह दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष में हमने बताया था कि दूर दृष्टि दोष एक वैसा दोष है जिसमें दूर रखी हुई वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन निकट रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हमने बताया था कि जिस दोष की चर्चा हो उसी दोष यानी जिस दोष की चर्चा हो वही उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। यही ना बताए थे। जैसे इसमें दूर दृष्टि दोष की चर्चा हो रहा है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर रखी हुई वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब दूर रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और निकट रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई दे और निकट की वस्तु साफ दिखाई ना दे। ठीक है, चलिए अब हम दूर दृष्टि होने का कारण देख लेते हैं। तो कारण है नेत्र गोलक जो होता है छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, तथा रेटिना की जो बीच की दूरी है, रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाती है। देखिए, ये पहला कारण हो गया दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। सबसे पहला दोष है नेत्र गोलक कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा कारण को देखें। तो नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा पतला हो जाता है। ठीक है, यानी नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक जब पतला हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसमें हमें निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में नहीं बनता है, दूर रखी वस्तु स्पष्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये दो कारण था। यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव उठेगा कि दूर दृष्टि दोष होने का कारण। तो आप लिख सकते हैं नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, रेटिना की बीच की दूरी कम हो जाती है, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। उपचार इसका क्या होगा? यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपचार क्या होगा? तो हमने इसके पहले वाला वीडियो में बताया था कि 2 पर 3, 3 पर 4। ठीक है, मतलब 2 अक्षर वाला अगर दोष हो तो 3 अक्षर वाला लेंस लगाएंगे, और 3 अक्षर वाला दोष हो तो 4 अक्षर वाला लेंस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दूर दृष्टि, यहाँ पे 2 अक्षर है ना, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए 3 अक्षर वाला यहाँ देखिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए इतना आप फटाफट उतार लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, चलिए निकट दृष्टि दोष देख लेते हैं। इसी में निकट, अच्छा निकट क्या है? ठीक दूर का विपरीत। यहाँ चर्चा हो रहा है निकट का, तो निकट दृष्टि दोष है। तो हमने पहले बताया कि जिस दोष का चर्चा हो वही उसमें साफ साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब यहाँ निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं दिखाई देगा, लेकिन दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष। तो लिखेंगे यहाँ निकट दृष्टि दोष एक वैसा दोष है जिसमें दूर रखी हुई वस्तु को साफ साफ देख सके, लेकिन यहाँ तो निकट है, तो यहाँ हम करेंगे निकट। निकट यहाँ जिसमें यहाँ पे है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा लाइट के वजह से, जिसमें निकट रखी हुई वस्तु को साफ साफ
देख सकता है, लेकिन यहाँ दूर रखी हो जाएगा, दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए एकदम ठीक दूर का विपरीत हो गया, ठीक है, बस सेम वही चीज है, ठीक उसका विपरीत। इसमें निकट स्पष्ट दिखाई देता है, दूर नहीं, और दूर वाला में दूर स्पष्ट दिखाई देता है, निकट नहीं। चलिए अब इसके कारण को जान लेते हैं। तो दूर का कारण था कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, तो वो तो दूर के कारण था, लेकिन इसमें नेत्र गोलक जो होता है लंबा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है, तथा रेटिना के बीच की दूरी उसमें कम हो जाती थी, तो इसमें बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है, ठीक है, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। चलिए इसका दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, लेकिन यहाँ निकट है तो ये हो जाएगा मोटा, पतला का मोटा, यानी ठीक उसके विपरीत होगा, ठीक है, मोटा हो जाता है तथा उसकी फोकस दूरी उसमें बढ़ जाता है, तो इसमें लिखेंगे घट जाता है, यानी कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। आई होप आपको समझ में पूरी तरह से आ रहा होगा, है ना। चलिए अब इसका उपचार देख लेंगे। तो उसमें हम बताते कि 2/3 यानी दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे हम निकट कर देते हैं और यहाँ उत्तल है, तो यहाँ हो जाएगा अवतल। चलिए उसके बाद इससे आप नोट कर लीजिए कॉपी में, हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद हम तीसरा में जानेंगे जरा दृष्टि दोष को, ठीक है। चलिए चलिए जरा दृष्टि दोष की बात करते हैं। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष एक वैसा दोष है, वैसा दोष है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धा अवस्था में होती है, इस दोष में वस्तु न दूर रखी स्पष्ट दिखाई देता है, इस दोष में वस्तु न दूर रखी स्पष्ट देखा जा सकता है, जा सकता है और न ही निकट रखी, जिससे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण जान लेंगे। इसका कारण होता है बुढ़ापा। इस दोष होने का कारण बुढ़ापा है, दूसरा जानेंगे
नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है तथा सिलियरी मांसपेशियां की समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, उपचार देख लेंगे इसका। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए आइए जरा दृष्टि दोष को हम समझ लेते हैं। जरा दृष्टि में क्या होता है कि ना ही दूर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं और ना ही निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य कारण है बुढ़ापा। धीरे धीरे जब आदमी का शरीर बूढ़ा होता जाता है, वृद्धावस्था में जाता है, तो सिलियरी मांसपेशियां का समंजन क्षमता कमते जाता है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष एक वैसा दोष है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ कैसे होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ कौन सी अवस्था में? वृद्धा अवस्था में होती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। इस दोष में वस्तु न दूर रखी स्पष्ट दिखा जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है। ठीक है, और न ही निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। न दूर के दिखाई देगा और न ही निकट के दिखाई देगा, जिसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण, सर्वप्रथम कारण क्या हो सकता है? इस दोष होने का कारण बुढ़ापा है, यानी वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है ना। ठीक है, दूसरा नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। नेत्र लेंस का जो लचक होता है वह कम हो जाता है तथा सिलियरी मांसपेशियां की समंजन क्षमता घट जाती है। हमने पढ़ा था कि सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस को लटकाए हुए रखती है, तो सिलियरी मांसपेशियां की समंजन क्षमता कम जाता है, तो उसका लचक तो कम होगा। तो लचक कम होगा तो धीरे धीरे न दूर रखी हुई वस्तु देख सकेंगे और न ही निकट रखी वस्तु देख सकते हैं। चलिए इसका उपचार किया जाता है, यानी जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस? बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए ये रहा आपका टोटल दृष्टि दोष के बारे में। चलिए इसके बाद आगे हम आपको बताएंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, बने रहिए। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए देखिए, अब मेन पॉइंट है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब रंग। अविक्षेपण का मतलब प्राप्त होना, बटना, है ना, वो भी कह सकते हैं बटना, प्राप्त होना, है ना। ठीक है, अब ये रंग का बटना क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है? ठीक है, देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य में 7 रंग होती है। सूर्य में कितने रंग होती है? तो 7 रंग होती है।
लेकिन आप देखते हैं वो सातों रंग को नहीं, आपको केवल लाल दिखाई देता है, केवल लाल दिखाई देता है। तो चलिए हम देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण के माध्यम से उस सातों रंग को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कैसे? देखिए, एक प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रिज्म है और प्रिज्म के पीछे हम एक पर्दा रखेंगे। क्या रखेंगे? श्वेत पर्दा रखेंगे। और यहाँ से जब ये प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर पड़ेगा तो इस पर रखे, यानी प्रिज्म के पीछे रखे, प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर 7 रंग में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर कितने रंग में विभक्त हो जाती है? 7 रंग में। तो यही 7 रंग प्राप्त होने की घटना को, यानी बंटने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी एक प्रिज्म पर जब सूर्य का प्रकाश छोड़ेंगे, पड़ता है, तो प्रिज्म के पीछे पर्दा रखा हुआ रहता है, रखते हैं और पर्दा पर वो 7 रंग दिखाई देता है, जिससे जिस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए वो 7 रंग कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। ये बै, जा, नी, ह, पी, न, ला, यही 7 रंग है। ठीक है, बै से हो गया बैगनी, है ना, जा से जामुनी, बैजानी, नी से नीला, है ना, ह से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है, यही 7 रंग बट जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेंगे। सबसे पहला बात कि प्रिज्म 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ रहता है? 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। दूसरी बात कि लाल रंग का तरंगधर्ष सबसे ऊपर लाल है और सबसे नीचे कौन सा रंग है? बैगनी है। ठीक है, तो लाल रंग का तरंगधर्ष सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तरंगधर्ष किस रंग का अधिक होता है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगधर्ष होता है बैगनी रंग का। कौन सा रंग का? बैगनी रंग का होता है। ठीक है, अब देखिए तरंगधर्ष का मतलब क्या? जैसे भीड़ में आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति लाल पहना हुआ है वो जल्दी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंगधर्ष ज्यादा है। अच्छा, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का ही क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगधर्ष सबसे अधिक है और लाल रंग जब सिग्नल देता है तो चालक को पता चल जाता है कि इसका मतलब आगे कुछ खतरा है, मतलब दूर से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो लाल रंग का तरंगधर्ष सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का तरंगधर्ष सबसे कम होता है। अब विचलन की बात करें तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। मतलब एक दूसरे के उल्टा, तरंगधर्ष अधिक तो विचलन कम, तरंगधर्ष कम तब विचलन अधिक। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसका डिफिनेशन हम बोर्ड पे देख लेते हैं। चलिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिख के दे दीजिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखेंगे जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म के पीछे रखे हुए पर्दे पर 7 रंग में विभक्त हो जाता है। अतः
पर्दे पर 7 रंग में विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए फिगर बना लीजिएगा। नीचे ये आपका वर्ण अरे प्रिज्म है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। जहाँ से इस तरह से प्रकाश की किरण छोड़ेंगे, ये श्वेत प्रकाश जाएगा, श्वेत प्रकाश, ठीक है। और यहाँ से ये 7 रंग में विभक्त होगा। कितने रंग में विभक्त होगा? 7 रंग में, है ना। इस तरह से 2 4 6 एक और होगा इस तरह से, है ना। चलिए यहाँ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका पर्दा है, आप लिख लीजिएगा 2 4 6 7। सामने सामने लिखिएगा वैग चा नी ह पी नाला। आप सामने सामने लिखिएगा, नीचे बै जा नी ह पी नाला नहीं हटता, इसलिए हम इधर लिख दिए। बैस लिख दीजिएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद इसका कुछ नोट लिखवाएंगे। चलिए जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। हो गया? चलिए ठीक है। अब देखेंगे इसका कुछ नोट। चलिए नोट में देखेंगे, नोट नंबर फर्स्ट, एक प्रिज्म पांच सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा इसका विचलन कम होता है। तीसरा नोट देखेंगे, तीसरा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तथा इसका विचलन अधिक होता है। चलिए इसे भी आप नोट कर लीजिए नीचे, ये सब अभी हम बताए हैं।
चलिए हो गया। अब हम बात करेंगे इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष भी सेम वर्ण विक्षेपण जैसा है। जैसे होता क्या है कि वर्ण विक्षेपण में हम लोग प्रिज्म रख करके 7 रंग प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन इंद्रधनुष में क्या होता है कि वो इस तरह से वो 7 रंग में बढ़ता है, ठीक है। तो ये 7 रंग में बढ़ता है कहाँ? आकाश में। यानी जब वर्षा होती है, ये बरसात में अधिकतर होता है इंद्रधनुष बनता है। आप सुने होंगे कि इंद्रधनुष निकला हुआ है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा की जो बूंदे होती है ना, वो वर्षा की बूंदे एकदम इस तरह से एक प्रिज्म का रूप धारण कर लेती है। इस तरह से एक प्रिज्म का रूप धारण कर लेती है। और जब प्रिज्म का रूप ऊपर धारण कर लेती है तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरण आगे तो पर्दा रखा हुआ नहीं है ऊपर, तो आगे जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए आइए हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। चलिए इंद्रधनुष लिखेंगे जब वर्षा होती है तो आकाश में वर्षा की बूंदें प्रिज्म का रूप धारण कर लेती है। प्रिज्म का रूप धारण कर लेती है, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए ठीक है। देखिए ये इंद्रधनुष अभी हमने बताया कि जब वर्षा होती है तो आकाश में वर्षा की बूंद एक प्रिज्म का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से एक प्रिज्म का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, अगर यहाँ से होकर की इस तरह से प्रकाश जाएगा तो आगे 7 रंग में, इस तरह से 7 रंग में जो है विभक्त हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर में कुछ मुख्य बातें हैं वो जान लेते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, ठीक है। चलिए नोट देख लेंगे, यानी मुख्य बातें देख लेंगे। पहला, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है, ठीक है। दूसरी बातें देखें, नेत्र के
रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये दो बात को आप समझिए। सबसे पहला कहता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर। हम इस बात को पहला वीडियो का पहला भाग में बताया गया है, जब मानव नेत्र के बारे में बता रहे थे तो। ठीक है, दूसरा बात, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आई होप आपको पूरी तरह से ये जो चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र समझ में आ गया होगा। ये पूरी चैप्टर 3 वीडियो में आज खत्म हो गया। फर्स्ट वीडियो में मानव नेत्र के बारे में बताया गया है, सेकंड में दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपको जो मुख्य बातें थी, मेन जो पॉइंट था वो सब बताया गया है। आप तीनों वीडियो को आराम से देखिए, उसके बाद नोट कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 1 अंक स्तरीय प्रश्न लेकर के, 2 अंक स्तरीय प्रश्न लेकर के और 5 अंक स्तरीय प्रश्न लेकर के, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न होगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ना, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य उगते समय तथा डूबते समय यानी सूर्यास्त के समय है ना लाल क्यों दिखाई देता है। ये सब चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। आप बने रहिएगा। ये पूरी तरह से 3 वीडियो में तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ लगा होगा आप लोग को कि नहीं, ये जो चैनल है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।